Good morning, dear students. In my last lecture, we discussed about fungal cell structure, and today we'll discuss about reproduction in fungi. So, we have seen nutrition in fungi, thallus of fungi, and fungal cell structures. Reproduction in fungi is formation of new progeny. This may be by vegetative means, by asexual means और by sexual means. तो जिस भी तरीके से नई प्रोजेनी का जो फॉर्मेशन होता है वो फॉर्मेशन अल्टीमेटली रिप्रोडक्शन कहलाता है, चाहे उसका तरीका कोई भी हो, चाहे उसका तरीका वेजिटेटिव हो, चाहे उसका तरीका एसेक्सुअल हो, चाहे उसका तरीका सेक्सुअल हो। तो फॉर्मेशन जो नई प्रोजेनी का जो फॉर्मेशन है वो रिप्रोडक्शन कहलाता है। अब इस रिप्रोडक्शन में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेनली जो प्रोसेस है वो प्रोसेस इन्वॉल्व करता है। उस प्रोसेस में प्लाज्मोगेमी होती है। प्लाज्मोगेमी इज फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट ऑफ टू डिफरेंट गैमीट्स। दिस इज नोन एज प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी के बाद होता है कैरियोगेमी। कैरियोगेमी इज फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई। पहले प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन हो गया, उसके बाद उनके न्यूक्लियाई का फ्यूजन होगा, फ्यूजन ऑफ कैरियॉन्स, कैरियोगेमी। गैमी मीन्स फ्यूजन, फ्यूजन ऑफ कैरियॉन्स। तो इन कैरियॉन्स का फ्यूजन होगा। और कैरियोगेमी के बाद क्योंकि अब दो न्यूक्लियाई फ्यूज़ कर चुके हैं, एन और एन न्यूक्लियाई फ्यूज़ कर चुके हैं, उन एन जो दो सेल्स थी उन दोनों सेल्स का पहले तो प्रोटोप्लास्ट फ्यूज़ हुआ, फिर उनका न्यूक्लियाई फ्यूज़ हो गया। इसका मतलब कि जो न्यूक्लियाई की कंडीशन है वो 2n आ गई। तो नॉर्मल जो स्टेज है वो हैप्लॉइड होती है और इसमें आ गई अभी 2n स्टेज। तो उसको वापस रीगेन करने के लिए देयर इज़ रिडक्शन डिवीजन विच इज़ कॉल्ड एज मियोसिस। तो अब उसके बाद मियोसिस होती है और मियोसिस होने के बाद क्या होता है कि वापस नॉर्मल स्टेज आती है, रिडक्शन डिवीजन है और स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। मियोस्पोर्स बने क्योंकि मियोसिस के बाद बने, इसको हम मियोस्पोर्स भी कह सकते हैं। तो टोटल प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स प्लाज्मोगेमी फॉलोड बाय कैरियोगेमी फॉलोड बाय मियोसिस। तो ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ऐसा नहीं होता कि जैसे ही फंगस का फॉर्मेशन हो और फॉर्मेशन के इमीडिएट बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाए, ऐसा नहीं होता। हमेशा जो भी फंगस है उसमें पहले जब उसका फॉर्मेशन होगा तो उसकी अच्छी खासी वेजिटेटिव ग्रोथ होगी, और वेजिटेटिव ग्रोथ जब बहुत अच्छी हो जाएगी उसके बाद फेवरेबल जब चल रही हैं सारी कंडीशंस, वेजिटेटिव ग्रोथ चल रही है, इसका मतलब बहुत फेवरेबल कंडीशंस चल रही हैं। और जब फेवरेबल कंडीशंस चल रही हैं तो इस फेवरेबल कंडीशन में इमीडिएटली इसके बाद या तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, और ये दोनों रिप्रोडक्शंस फेवरेबल कंडीशन में होते हैं। तो फेवरेबल कंडीशंस चल रही हैं इसलिए वेजिटेटिव होगा या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। और फिर उसके बाद मान लो किसी कारण से कंडीशंस जो हैं, एनवायरमेंटल कंडीशंस, न्यूट्रिशन की कंडीशंस और एनी अदर कंडीशन, कोई डेफिशिएंसी की कंडीशन, कोई भी ऐसी कंडीशन जिसकी वजह से जो कंडीशंस हैं वो कंडीशंस फेवरेबल नहीं रही। अब जब कंडीशंस फेवरेबल नहीं रही तो उस टाइम पे जो प्लांट का रिप्रोडक्शन होगा वो होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और उस रिप्रोडक्शन में जो स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा उनको हम सेक्सुअल स्पोर्स भी कह सकते हैं। और ये सेक्सुअल स्पोर्स फंजाई में एस्कोमाइसिटीज़ में एस्कोस्पोर्स कहलाते हैं, बेसिडियोमाइसिटीज़ में ये बेसिडियोस्पोर्स कहलाते हैं। और ये जो स्टेज है सेक्सुअल स्टेज, इसको हम परफेक्ट स्टेज भी कहते हैं, इसी को हम टीलियोमॉर्फ भी कहते हैं। तो ये हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल जो स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होगा, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा फेवरेबल कंडीशन के अंदर होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं इम्परफेक्ट स्टेज। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इम्परफेक्ट स्टेज भी कहलाती है, फेवरेबल कंडीशन में होती है, और इसको ही हम एनामॉर्फ भी कहते हैं।
तो 3 टर्म्स हो गए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टेज हो गई, उसको हमने इम्परफेक्ट स्टेज कह दिया, उसी को हमने एनामॉर्फ कह दिया। तो ये हुआ एक जनरल बिल्कुल रिप्रोडक्शन के बारे में। अब हम एक एक करके तीनों तरीके के रिप्रोडक्शन को डिटेल में लेंगे। पहले लेते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कायिक प्रजनन। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जैसा कि इसका नाम है, ये हमेशा जब प्लांट की जो फंगस है, उस फंगस की ग्रोथ जब बहुत अच्छी चल रही है, बहुत फेवरेबल कंडीशंस चल रही हैं, उस टाइम पे होता है। और उसके जो टाइप्स हैं, उन टाइप्स को हम एक एक करके डिस्कस करते जाते हैं। जैसे फर्स्ट है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन मतलब फ्रेगमेंट का फॉर्मेशन। तो जो थैलस है, फंगस का थैलस, वो थैलस जो होगा वो उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा। इट मे बी ब्रोकन डाउन इनटू फ्रेगमेंट्स। तो ये जो फ्रेगमेंट्स का इसमें टूट गया है, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट गया है, तो ईच फ्रेगमेंट विल प्रोड्यूस अ न्यू थैलस। तो जितने ब्रोकन फ्रेगमेंट्स हैं उतने ही नए थैलस बन जाएंगे। ये सिंपलेस्ट मेथड है फ्रेगमेंटेशन का, और इसका एग्जाम्पल है एस्परजिलस फंजाई का जो थैलस है, वो थैलस अगर किन्हीं कारणों से फेवरेबल कंडीशन में अगर टूट के टुकड़े टुकड़े अलग हो जाते हैं, तो हर टुकड़ा नया एस्परजिलस का थैलस बना सकता है। दूसरा टाइप है आर्थ्रोस्पोर। ओइडिया भी कहते हैं इनको, आर्थ्रोस्पोरो ओइडिया। ये इसमें क्या होता है कि जो वेजिटेटिव हाइफा होता है, वो वेजिटेटिव हाइफा जो होता है, उसके अंदर छोटे छोटे सेगमेंट्स का फॉर्मेशन हो जाता है, छोटी छोटी यूनिट्स का फॉर्मेशन हो जाता है। और वो क्यों हो जाता है? क्योंकि जो सेप्टम का जो फॉर्मेशन हुआ है, वो सेप्टम के फॉर्मेशन में रिपीटेड सेप्टम का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसके द्वारा छोटे छोटे स्मॉल यूनिट्स का फॉर्मेशन हुआ। और ये स्मॉल चैम्बर्स और स्मॉल जो यूनिट्स हैं, ये पूरा राउंड ऑफ, हर जो स्मॉल चैम्बर है वो राउंड ऑफ होकर के एक मॉर्फोलॉजिकली राउंड ऑफ होकर के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम आर्थ्रोस्पोर या ओइडिया कहते हैं। और ये आर्थ्रोस्पोर या ओइडिया जो है, ये सिंगली फॉर्म भी हो सकते हैं या चेन्स में भी फॉर्म हो सकते हैं, या इनका क्लस्टर भी बन सकता है। और ये जब बन रहे हैं हाइफा में, तो ये इजीली सेपरेट हो जाते हैं, क्योंकि जो सेप्टा फॉर्मेशन हुआ है, वो सेप्टा फॉर्मेशन डबल सेप्टा फॉर्मेशन होता है। तो ये एक दूसरे से इजीली सेपरेट हो जाते हैं। ये जो डायग्राम दे रखा है, ये डायग्राम इसमें दे रखा है, देखो इजीली पता चल रहा है कि ये सेप्टा फॉर्मेशन की वजह से, डबल सेप्टम की वजह से दे आर रिलीज्ड इजीली। दीज स्पोर्स आर कॉल्ड एज आर्थ्रोस्पोर्स और ओइडिया। तो सिंपल थिन वॉल्ड स्पोर्स का फॉर्मेशन वेजिटेटिव हाइफा के केवल सेप्टेशन से। एग्जाम्पल इसका है जियोट्राइकम। अब नेक्स्ट हम लेते हैं क्लेमाइडोस्पोर। क्लेमाइडोस्पोर में क्या होता है कि जो थिक वॉल्ड फॉर्मेशन है ये, लेकिन अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर। अब अनफेवरेबल कंडीशन में कैसे होता है कि जैसे कल्चर्स हैं, और ओल्ड कल्चर्स में क्या होगा कि किसी कारण से कोई भी स्ट्रेस आ गया, न्यूट्रिशनल स्ट्रेस आ गया, या किसी कारण से कोई भी अनफेवरेबल कंडीशन आ गई, तो उस केस में वो कल्चर में क्या होगा कि जो फूड मटेरियल है वो इकट्ठा होता जाएगा। और जब वो इकट्ठा होता जाएगा, तो वो इकट्ठा हुआ फूड मटेरियल अपने चारों तरफ थिक वॉल सिक्रीट कर लेता है। और ये जो थिक वॉल सिक्रीट कर लेता है, ये थिक वॉल इसलिए बनती है क्योंकि ये अनफेवरेबल कंडीशन को क्रॉस कर लेगी। क्योंकि कंडीशन किसी कारण से, चाहे वो न्यूट्रिशन की हो, चाहे कोई और अनफेवरेबल कंडीशन हो, उसको वो थिक वॉल इस केस में वो कवर कर सकता है, क्योंकि उसके चारों तरफ थिक वॉल बन गई है। और ये जो थिक वॉल का फॉर्मेशन है, ये बीच बीच में भी हो सकता है इन स्पोर्स का फॉर्मेशन, या ये एपिकल पे चेन के फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो दीज आर रेजिस्टेंट स्पोर्स, क्योंकि इसके चारों तरफ थिक वॉल है। दीज आर कॉल्ड एज क्लेमाइडोस्पोर्स एंड एग्जाम्पल इज म्यूकर। नेक्स्ट टाइप ऑफ स्पोर इज बाई बाइनरी फ्यूजन, जिसमें फ्यूजन के थ्रू फिजन हो रहा है, इसमें बाइनरी फ्यूजन के थ्रू। और बाइनरी फ्यूजन में क्या हो रहा है कि कोई भी जो यूनिसेल्युलर फंजाई है, वो यूनिसेल्युलर फंजाई क्या करेगी कि वो उसमें डिवीजन होगा। और डिवीजन कैसे होगा?
कि उसमें कंस्ट्रिक्शन होगा, ट्रांसवर्स कंस्ट्रिक्शन होगा, और ट्रांसवर्स कंस्ट्रिक्शन होने के बाद सेल वॉल फॉर्मेशन होगा, और सेल वॉल फॉर्मेशन के बाद जो वो सेल बनी वो हर सेल एक इंडिपेंडेंट न्यू थैलस बन गई। और ये वाला जो डायग्राम बता रखा है, ये डायग्राम कंस्ट्रक्शन बता रहा है। कंस्ट्रक्शन के बाद सेल वॉल फॉर्मेशन, और सेल वॉल फॉर्मेशन के बाद 2 सेल्स का फॉर्मेशन। एग्जाम्पल इज यीस्ट। तो ये जो है ये बाइनरी फ्यूजन का केस है। और इसके बाद जो हम ले रहे हैं टाइप, वो है बडिंग। बडिंग भी जो है वो यीस्ट में ही पाया जाता है, एक तरीके का रिप्रोडक्शन का टाइप। और इसमें क्या होता है कि हर सेल जो होती है वो उस सेल से आउटग्रोथ जैसी प्रोड्यूस होती है, और जिस सेल से आउटग्रोथ जैसी प्रोड्यूस होती है वो सेल कहलाती है मदर सेल, और उसके बाहर एक आउटग्रोथ जैसी निकली। अब वो आउटग्रोथ जैसा जो स्ट्रक्चर निकला वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है, उसके अंदर प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा मूव करता जाता है, उसका साइज़ बढ़ता जाता है, और वो धीरे धीरे बड़ी हो जाती है, और वो मदर सेल से उसमें न्यूक्लियस चला जाता है, और मदर सेल से वो सेपरेट हो जाती है बाय द वॉल फॉर्मेशन। क्योंकि न्यूक्लियस जा चुका है, प्रोटोप्लाज्म जा चुका है, और वॉल फॉर्मेशन हो जाता है, तो वो उससे सेपरेट हो जाती है। ये जो आउटग्रोथ जैसे स्ट्रक्चर बनी इसको हम बड कहते हैं। और जब ये सेग्रीगेट हो जाती है, अलग हो जाती है उससे न्यू वॉल फॉर्मेशन के बाद, तो ये एक इंडिपेंडेंट उससे अलग हो जाती है, मदर सेल से अलग हो जाएगी, उससे कॉन्टैक्ट अपना ख़त्म कर देगी, और उसके बाद एक नया थैलस बना सकती है। तो दिस इज़ बडिंग। ये जो बना रखा है, 2 बर्ड्स बना रखे हैं, यहाँ पे 3 बर्ड्स बना रखी है बडिंग में। तो ये जो जितनी बड बनी वो अलग अलग होती जाएंगी, तो उतने नए प्लांट्स बनते जाएंगे। अब इसके अलावा क्या होता है कि ये जो बड हमने यहाँ पे देखी, ये बड बन रही है, ये सेग्रीगेट अलग हो गई, यहाँ पे ये 3 बन गई। अगर किसी कारण से बड एक के बाद एक बनती जाएं और अलग ना हो पाएँ, तो ये समटाइम्स चेन्स ऑफ बड आर फॉर्म्ड, और वो एक दूसरे से अलग नहीं हो, दे आर नॉट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। तो वो देख के ऐसा लगता है जैसे माइसीलियम बन गया, लेकिन दिस इज़ नॉट ट्रू माइसीलियम, दिस इज़ स्यूडो माइसीलियम, और इसका दूसरा नाम स्प्राउट माइसीलियम भी होता है। तो ये ऐसा लगता है जैसा हाइफे जैसा स्ट्रक्चर, लेकिन ये हाइफा जैसा स्ट्रक्चर नहीं है, इसमें कंस्ट्रक्शन जैसे दिख रहे हैं, और ये स्यूडो माइसीलियम है। लेटर स्टेज में हो सकता है कि ये लग रहा है कि स्यूडो माइसीलियम है, और ये सेग्रीगेट होकर के अलग अलग इंडिपेंडेंट सेल होती जाए, आउटग्रोथ अलग होती जाए, और नया थैलस बन जाए। अब बडिंग जो होती है ये कुछ एस्कोमाइसिटीज़ के स्पोर्स में भी पाई जाती है, ये बडिंग बेसिडियो स्पोर्स में भी पाई जाती है। तो हायर जो फंजाई है उसके कुछ जनरा में भी ये बडिंग पाई जाती है। इसके अलावा एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का एक मेथड जैमा भी होता है, जो कि म्यूकर में पाया जाता है। और इसके अलावा जो कुछ और तरीके हैं उसमें स्क्लेरोशियम का फॉर्मेशन भी होता है, क्लेविसेप्स का भी होता है, पॉलीपोरस का भी होता है। इनको डिटेल में हम जैसे जैसे जीनस लेते जाएंगे वैसे वैसे विल डिस्कस दैम इन डिटेल। सो दिस इज़ ऑल अबाउट vegetative reproduction in fungi. Thank you. We'll continue with asexual reproduction tomorrow. Thank you so much.